रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ मैथ अरीना। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 आज हम करने जा रहे हैं रियल नंबर से। वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगी और ये जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास कि रियल नंबर्स जो हैं वो रियल लाइफ में हमें किस तरह हेल्प आउट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 9 रहेंगे। 2 पार्ट्स में हम अपनी इस एक्सरसाइज को कवर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। तो सम जो है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का वो 42 है। तो हमें वो तीनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं, वो कौन कौन से हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको इंटीजर्स लेट करने होंगे। ठीक है, सोल्यूशन पैटर्न पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट। क्या लेट करना है आपको, फर्स्ट इंटीजर। तो लेट सपोज हम कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली यूज जो वेरिएबल है वो एक्स है, वो हमने लेट कर लिया। सेकंड इंटीजर भी लेट करें। अब चूंकि हमारे पास कंडीशन है क्वेश्चन में कि हमारे इंटीजर्स जो हैं वो कंसेक्यूटिव हैं। सो हर कंसेक्यूटिव नंबर मतलब प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है। जस्ट लाइक जैसे आपके पास एक नंबर है 2 और आप उसका नेक्स्ट नंबर देखना चाह रहे हो तो इट विल बी 2 प्लस 1 3। और अगर आप 3 में नेक्स्ट नंबर फाइंड करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप 3 में भी 1 ही ऐड करोगे। तो हमें एक्चुअल में क्या ऐड करना पड़ता है, 1 ऐड करना पड़ता है। ठीक है, और थर्ड इंटीजर जो हम यहां से लेंगे वो होगा x प्लस 2। तो ये हमारे पास जो इंटीजर्स हो गए हैं ये हो गए हैं x प्लस 1 एंड x प्लस 2। अब मुझे जाना है कंडीशन की तरफ। तो मेरा जो कंडीशन है वो क्या है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो मुझे सम लेना है इसका। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस या अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बट हमें उस कंडीशन को फॉलो करना है जो स्टेटमेंट में गिवन होगी। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें अगर इसका सम लेना हो तो वो इस तरह से आएगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। तो ये जो सम है एक्चुअल में यहाँ पे ये नंबर देखें 42 है, यानी अगर हम इसे ऐड करें तो ये नंबर कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 42 होना चाहिए। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग जब हम जाते हैं तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनती है, x प्लस x नंबर क्या होगा, 3x। ठीक है, यानी कि 3x प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 इक्वल्स टू 42। और 3 को अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 42 माइनस 3 implies that 3x equals to what, 39। और यहीं से अगर हम इसको आगे मूव फॉरवर्ड करें तो इस x की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। अब इस 3 को ट्रांसपोज करना होगा तो इसके लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पे। राइट साइड पे आ जाएगा 39/3 और लेफ्ट साइड से इसकी कटिंग हो जाएगी, विच मीन्स x इज इक्वल्स टू व्हाट, 13। तो देखिए मैंने जो पहला इंटीजर लेट किया हुआ था वो x था, यानी x की वैल्यू आ गई है मेरे पास 13। और दूसरा जो इंटीजर था मेरे पास वो क्या था, x प्लस 1। इट मीन्स वो जो इंटीजर है x प्लस 1 का वो इक्वल होगा 13 प्लस 1 के, विच इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू 14। थर्ड इंटीजर जो मैंने लेट किया हुआ था वो था x प्लस 2 का, मतलब 13 प्लस 2 यानी कि 15। सो जो आपके रिक्वायर्ड इंटीजर्स होंगे यहाँ पर वो आपके मिल गए हैं। रिक्वायर्ड इंटीजर्स आप लिखोगे या रिक्वायर्ड नंबर्स भी लिख सकते हो, बट बेटर टू राइट इंटीजर्स, 13 14 एंड 15। सो देखें स्टूडेंट्स कितनी इजीली हमने अपने कंसेक्यूटिव 3 इंटीजर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फाइंड कर लिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सामने शो हो रहा है स्क्रीन पर, और इस राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है। कौन से वाला, ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है स्ट्रेट। बेस जो है गिवन है, हम देख सकते हैं। सो एल्टीट्यूड भी मिसिंग है और हाइपोटेनस भी मिसिंग है।
सो लेट्स सी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है और एक्चुअल में वो फाइंड क्या करना चाह रहा है. द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी in which the length of the side AC means base, यानी बेस की लेंथ जो है वो गिवन है. The area of the triangle is 1 plus square root 15 centimeter per square. Find the length of the side AB in the form of A square root 3 plus B square root 5, where A and B are integers. तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास बेस गिवन है, एरिया भी गिवन है, और जो साइड हमें फाइंड करनी है वो ये है, साइड ए बी. ठीक है, ये वाला साइड जो है वो मुझे फाइंड करना है. इट मींस ये साइड वैसे एक्चुअल में हमारे पास क्या होती है, हम प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं. ये अगर बेस है तो ये हाइपोटेनस की साइड है, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारा एल्टीट्यूड होता है, या इसको आप हाइट भी बोल सकते हो नॉर्मली. अब ये वाले जो सारे नंबर्स हैं ये कैसे डिनोट किए जाते हैं, मुख्तलिफ अंदाज हैं इसके. जैसे कि बेस के लिए हम बी रखते हैं, एल्टीट्यूड के लिए ए लिया जाता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, और हाइपोटेनस के लिए हम वैल्यू रखते हैं सी की. ठीक है, इसके अलावा इस साइड को हम हाइट भी बोलते हैं, याद रखिएगा. ठीक है, हाइट भी कहा जाता है इसको. सो कंफ्यूजन ना हो हाइट की और हाइपोटेनस की, इसलिए मैंने इसको ए बी और सी से जो है वो डिनोट कर दिया ताकि क्वेश्चन जो है वो हमारा इजीली हो जाए. तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले गिवन डाटा देखोगे. आपके पास जो बेस गिवन है वो है ए सी की साइड, विच इज स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5. ओके, ये गिवन है हमारे पास, और इसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर्स में वो भी अवेलेबल है. सेकंड चीज जो हमारे पास है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, और एरिया डेफिनेटली स्क्वायर में होगा, तो वो देखें यहाँ पर उसने स्क्वायर भी मेंशन कर दिया. सो फाइंड हमने क्या करना है, ए बी मीन्स हमें हाइट रिक्वायर्ड है. अब हम सब जानते हैं कि जो एरिया है ट्राइंगल का उसका एक स्पेसिफिक फार्मूला, उस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं. दैट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू व्हाट, 1/2, यानी हाफ कर लेना होता है हमें किसका, दो पर्टिकुलर वैल्यूज का, एक बेस और एक हाइट, या एल्टीट्यूड भी आप उसको बोल सकते हो, हाइट भी इसको बोल सकते हो. दोनों नेम्स ही जो हैं वो इसके ठीक है. तो बेस की वैल्यू भी मेरे पास अवेलेबल है, एल्टीट्यूड मेरे पास गिवन नहीं है, तो एरिया तो डेफिनेटली है. इसका मतलब ये हुआ कि राइट लेफ्ट साइड पे मेरे पास टोटल 3 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं. इनमें से 2 नॉन फिगर हैं और एक अननोन है. तो जो अननोन फिगर है जिसको हमें फाइंड करना है वो एक्चुअल में ये वाला. तो हम वैल्यूज अगर लगाना शुरू कर दें, लाइक एरिया की वैल्यू गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ 1 प्लस 15. अच्छा, अब ये एक बात ज़हन में रखिएगा कि आपको जब सोल्यूशन पे जाना है तो ये वाले यूनिट्स नहीं देने हैं. ठीक है, वो लास्ट पे आप मैनेज कर सकते हो. 1/2, बेस की वैल्यू देखो यहाँ पर अवेलेबल है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, मल्टीप्लाई बाय हाइट या एल्टीट्यूड, चले मैं हाइट ही रख लेता हूँ, यानी कि एच, या आप चाहें तो ए बी जो है यहाँ पर रख सकते हैं. सो ये हाइट अननोन थी मेरे पास. अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, एक्चुअल में मुझे ये वाला फिगर चाहिए ना. सो हम ये 1/1 ये वाली वैल्यूज ट्रांसपोज कर लेंगे, यानी अगर 2 यहाँ पर एज अ डिवाइजर वर्क कर रहा है, तो हम जब इसको राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज करेंगे दोनों साइड से मल्टीप्लाई करके, सो ये नंबर आएगा कुछ ऐसे. ठीक है, तो ये 1 रह जाएगा. 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सो वो नंबर्स को रिप्लेस नहीं करती, एज इट इज नंबर मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ जाते हैं. ठीक है, सो ये मेरे पास इस वक्त एक पर्टिकुलर सिनेरियो बन चुका है जहां पर है 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5. ठीक है, हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 इंटू 1 इज 2, ये सर्ड है और ये रैशनल नंबर है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसको हमें एज इट इज लिखना होगा. अब यहाँ देखें, ये जो नंबर है, ये वाली जो टर्म है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है. हम इसको जैसे ही लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोजिशन रूल्स. ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट
5। होप सो के अब आपको समझ आ गई होगी कि एक्चुअल में हम यहाँ पर करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। सो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज h इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, यानी अगर हम साइड्स थोड़ी सी अपनी फिजिबिलिटी के लिए चेंज कर लें तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो अब देखें यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, क्योंकि ये वाला डिनोमिनेटर हमें रैशनल नंबर में चाहिए होता है। इरैशनल नंबर हैं 3 भी और 5 भी, तो हमारा काम खराब करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट साइड से इसको मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि साइंस चेंज हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हमने 1.2 में भी किए हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो वही मेथडोलॉजी यहाँ पर भी अप्लाई होगी। अब देखें दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम वन बाय वन जाते हैं। सबसे पहले तो हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स के साथ। सो ये हो जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर रूट 3, और 2 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो ये नंबर हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 का। एंड देन 2 स्क्वायर रूट 15 की बारी है। ये देखें 2 15 एंड 3 मल्टीप्लाई हो सकते हैं जी। क्यों हो सकते हैं? इसलिए हो सकते हैं कि ये दोनों साइड्स हैं, ठीक है। तो 15 इंटू 3 अगर करोगे तो नंबर क्या आएगा, 45। सिमिलरली ये 2 और ये वाला लास्ट नंबर जब ये मल्टीप्लाई होंगे बेटा, तो ये भी सिर्फ साइड्स को नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 15 और 5 को, विच इज इक्वल्स टू 75। अच्छा, अब ये नीचे क्या होगा मेरे पास, नीचे आप सबको पता है कि ऑलवेज क्या बनती है, एक अलजबरी का आइडेंटिटी बन जाती है, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, जो कि अल्टीमेटली इसको क्लोज कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 2 स्क्वायर रूट 3 रख लेते हैं यहाँ पर। ये 2 स्क्वायर रूट 5, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। 45 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो इसके फैक्टर्स मेरे पास क्या होंगे, सबसे पहले तो 3 से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी करेंगे, 15 अगेन 3 5 ज़ा 15। उसके बाद ये वाले फैक्टर्स बन रहे हैं, यानी स्क्वायर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, स्क्वायर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सिमिलरली 75 को जब फैक्टराइज करोगे तो इसका सिनेरियो कुछ ऐसे होगा, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। यानी ये इसके फैक्टर्स हैं, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। 5 इंटू 5 25, और मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो वो 75 कंप्लीट हो जाता। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर लिख लेना है, बट वो ऐसे नहीं आएगा। ये देखो, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। 3 माइनस 5 नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, -2। ये याद रखिएगा, ये -2 होगा, इसको पॉजिटिव 2 नहीं करेंगे हम, ठीक है। सो 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट 5। ऐसा क्यों किया हमने, अभी देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट 3। ये देखो, ये स्क्वायर जो है ये इस रूट को कैंसिल कर देंगे, लेकिन 5 उसी तरह साइड में रहेगा, और ये वाला 3 भी उसी तरह से अंडर द साइन ऑफ रेडिकल ही रहने वाला है, ठीक है। तो अब हमारा काम काफी हद तक इजी हो चुका है। क्यों? देखो हमारे पास जो साइड्स हैं वो कॉमन है, 5 5 या 3 की टर्म्स में, ठीक है ना। सो बहुत सारी चीजें हमारी इजी हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जाओगे तो बहुत सारी चीजें शायद आप मिस कर जाओ। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 6। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 10। तो अब देखें हम कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, हमारे पास टर्म्स कितने ज्यादा थे, और अब देखें हमारे पास टर्म्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट 3 कॉमन टर्म है, स्क्वायर रूट 5 कॉमन टर्म्स है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा वे है कि जो कॉमन टर्म्स होती हैं या लाइक टर्म्स होती हैं उसमें उसमें आप वेरिएबल को या कॉमन टर्म को एज इट इज लिख देते हो वन टाइम, और कोफिशिएंट्स को सॉल्व करते हो। तो ये इसका कोफिशिएंट है 2, इसका है -10। सो 2 -10 करेंगे तो नंबर क्या होगा, -8 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। उसके बाद 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5, तो -2 प्लस 6, आंसर क्या आने वाला है, +4 स्क्वायर रूट 5।
नीचे मेरे पास -2 है। तो 4 और 8 में से कॉमन फैक्टर अगर कोई मुझे निकालना हो, लेट सपोज, तो मैं क्या करूंगा, +4 भी ले सकते हैं आप, -4 भी ले सकते हैं, दोनों सिचुएशन जो है वो एक जैसी हैं, मतलब डिफरेंस नहीं बढ़ेगा। लेट सपोज मैं +4 ले लेता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास नंबर क्या होने, नेगेटिव ले लेते हैं क्योंकि इस माइनस को भी हमें क्लोज करना है। सो ये नंबर जो है मेरे पास क्या होगा, 4 × 2 8। ओके, और ये वाला जो नंबर होगा मेरे पास, ये क्या होने वाला है, इसको हम एज इट इज रख देंगे। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये अगर मैंने 4 लिया हुआ यहाँ पर, तो ये √5 मेरे पास बन जाता है। क्लियर। और डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर है मेरे पास वो क्या है, -2। ये देखें, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये रह गया यहाँ पर 2। तो इस 2 को क्या करें, इस 2 को फर्दर सॉल्व कर लें। 2 × 2 आंसर इज 4 √3, प्लस इस 2 को 5 के साथ सॉल्व कर दो। तो अब देखो, ये जो मेरे पास फाइनल टर्म आई है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। ये मेरा फाइनल आंसर है, इसको हम सेंटीमीटर की शेप में भी लिखेंगे अभी। देखें क्यों है ये फाइनल आंसर, जरा स्टेटमेंट की तरफ चलें। तो यहाँ उसने हमें कहा था कि एक इंटीजर 3 स्क्वायर रूट के साथ होना चाहिए और एक इंटीजर √5 के साथ होना चाहिए। सो सेंट्रल वैल्यू प्लस या माइनस की हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो जी बिल्कुल ऐसे ही है, √3 √5, एक वैल्यू ए की है और एक यहाँ पे बी की है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स के, जो मेरे पास साइड मिसिंग थी हाइट वाली, यानी कि साइड ए बी, ठीक है, वो साइड जो है यहाँ पर कितनी आ चुकी हुई है, 4 √3 प्लस 2 √5 सेंटीमीटर। ओके, सो ये एक्चुअल में वो साइड थी, यानी इस शेप में वो आंसर चाह रहा था हमसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √8 मीटर्स एंड 5 - 4/2 √2 मीटर। तो हमें एक्सप्रेस करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b √2, यानी कि ये दो इंटीजर वैल्यू होंगी और फाइनल शेप इस तरह की होनी चाहिए आंसर की हमारी। चलें ट्राई करके देखते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसमें मुश्किल चीज नहीं आपको मिलने वाली। देखें, सबसे पहला टास्क आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए सबसे पहले चीज जो है वो है साइड्स। ठीक है, सो गिवन जो डाटा है मेरे पास वो है साइड्स का। साइड्स आपके पास जो है वो एक लेंथ हो जाएगी ये वाली, और एक आप विड्थ रख सकते हो, या हाइट रखनी है, या अगर आप लोग विड्थ रखना चाहो या ब्रेथ रखना चाहो वो आपकी चॉइस है। सो लेंथ और विड्थ हम रख लेते हैं यहाँ पर, जो गिवन डाटा है। तो ये मेरे पास मीटर्स में अवेलेबल है। ठीक है, अब एरिया जो है किसी भी रेक्टेंगल का, वो हम जानते हैं कि वो होता है अगर उनकी साइड्स को मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ओके, सो ये एरिया मुझे फाइंड करना है। सो यहाँ पे तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, राइट साइड पे हम इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली साइड है मेरे पास 2 + √18, अब यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखेंगे, -4/√2, ये ले। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट को हमने बाद में परफॉर्म करना है, उससे भी पहले हमें एक चीज यहाँ पे सॉल्व करनी है, वो देखिएगा जरा कि क्या होता है। ये देखें, 4/√2 है, तो ये जो √2 है ये इरेशनल नंबर है। मुझे सबसे पहले इसको रैशनलाइज करना है, मोनोमियल साइड है ना, सो मोनोमियल साइड का कॉन्जुगेट उसका सेम साइड होता है। ठीक है, क्योंकि उसके बगैर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगा। सो हम इसलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 4 × 2, और 2 × 2 आंसर इज 4, यानी कि अगर आप √4 लिखते हो, लेट सपोज साइड मल्टीप्लाई होके, तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। गुड, ये देखें, ये मैंने 2 लिख दिया। अब ये नंबर क्या हो चुका है, रैशनलाइज हो चुका हुआ है। सो 2 × 4 अगर इनकी कटिंग करें तो अब मेरे पास प्रोडक्ट के लिए जो नंबर्स अवेलेबल हैं वो कुछ ऐसे हैं, 2 + √18 × 5 - 2 √2। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना। सो मल्टीप्लीकेशन की तरफ चलते हैं।
सबसे पहले तो 2 की प्रोडक्ट लेंगे दोनों टर्म्स के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर इज 10। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 हो जाएगा और सर्ड एज इट इज। उसके बाद इसकी बारी आ जाती है। इसको कैसे सॉल्व करें? इसको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट ऐसे लिख देना, क्योंकि एक नंबर सर्ड है और दूसरा सर्ड नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। यहाँ पे सिनेरियो क्या है, -2 एज इट इज छोड़ोगे, सर्ड्स को मल्टीप्लाई कर दो। 18 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 36। सो एरिया इक्वल्स टू व्हाट? जो अभी तक का सिनेरियो है वो है 10 -4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 18। 18 के अगर हम फैक्टर्स देखें बेटा तो वो आते हैं कुछ ऐसे, ठीक है? यानी कि 3 स्क्वायर है, ये देखो 3 2 टाइम्स है और मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो हम इसके फैक्टर्स जो हैं वो लिख लेते हैं, विच इज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। साइड में अभी फिलहाल इसको छोड़ दें। और 36 का रूट क्या होगा? सेकंड रूट 6 होगा। सो 10 -4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट 2 -12। सो 10 -12 आंसर इज -2 -4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2। तो दोनों के दोनों जो है स्क्वायर रूट 2 यानी सेम साइड के साथ हैं, तो प्लस या माइनस हो सकते हैं इजीली। 15 स्क्वायर रूट 2 में से अगर 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस कर दिए जाएं, सो आपके पास आएंगे 11 स्क्वायर रूट 2। ये आंसर आएगा मेरे पास, ठीक है? तो ये ही मेरा एरिया है, इसको मैं यहाँ पर यूनिट भी इसका मेंशन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हमें कहा गया था स्टेटमेंट में कि हमारा आंसर इस शेप में होना चाहिए। तो एग्जैक्टली देखो, -2 एक ही प्लेस पे है, सेकंड इंटीजर 11 है और स्क्वायर रूट 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इस शेप में हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए था, वो हमने उसको कैलकुलेट करके दे दिया। सो दैट्स हाउ हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो इजीली कंप्लीट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। सो सोल्यूशन पैटर्न देखते हैं इसका क्या होगा। फाइंड टू नंबर्स मतलब दोनों ही नंबर्स नहीं है, तो आप क्या कर लो, सबसे पहले तो लेट कर लो। लेट क्या करना है आपको, नंबर्स आर, आप एक्स वाई भी कर सकते हो, ए बी भी कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे एक्स और वाई कर लेता हूँ, ठीक है? एक्स एंड वाई। सो अब कंडीशन ये है, जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है इस क्वेश्चन की, वो देख लें। फर्स्ट कंडीशन ये है whose sum is 68, यानी अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो वो बनता है 68। तो ये इक्वेशन 1 लिख लेते हैं हम। सेकंड कंडीशन है कि उनका डिफरेंस 22 है, यानी अगर इनको माइनस किया जाए तो वो कितना बनता है? 22 है। तो ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब देखें ये सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हो गई हैं विद टू वेरिएबल्स। आप चाहें तो इनको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। हम एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे, तो एलिमिनेट आप एक्स भी कर सकते हो, वाई भी कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो वाई एलिमिनेट हो जाएगा, बट अगर हम एक्स एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पर एडिशन एक परफॉर्म कर लेता हूँ, लाइक 1 और 2 इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x1 तो यानी 1x और 1x मीन्स 2x। और 68 में अगर आप 22 ऐड कर लें तो नंबर आपके पास सिंपली क्या हो जाता है? 90। तो अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो 2 को ट्रांसपोज कर लें, आपका x इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, विच इज 45, ठीक है? अच्छा, अब इस x के जरिए हम y भी ले सकते हैं। आप लिखोगे पुट x इज इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन 1 और 2, ये आपका चॉइस है, हम 1 पे ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68, ओके? सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x की वैल्यू लिख लेते हैं 45 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68। सो y की वैल्यू लेनी है, डेफिनेटली हमें 45 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, सो ये नंबर आ जाएगा 22। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर
एक नंबर हमारे पास आया है कौन सा 45 और सेकंड नंबर आया 22 का। ठीक है जी। सो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, द वेदर इन लाहौर वाज unusually warm during the summer of 2024 and TV news reported temperature as high as 48 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है और हमें एक फार्मूला दिया गया है फॉरेनहाइट स्केल का, एंड टेम्परेचर जो है वो हमें फाइंड करना है सेल्सियस से वापस जाना है किसमें, फॉरेनहाइट के अंदर। सेल्सियस नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं, फॉरेनहाइट बहुत कॉमन टेम्परेचर स्केल है यूएसए और इससे रिलेटेड एरियाज के अंदर। इसके अलावा एक थर्ड केल्विन स्केल भी होता है जो मोस्ट प्रोबेबली हम लैब्स के अंदर जो है वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सो ये 3 डिफरेंट टेम्परेचर के स्केल्स हमारे पास मौजूद हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत इजी है। जो हमारे पास गिवन टेम्परेचर है वो है हमारे पास सेल्सियस में और वो है 48, और हमारे पास फॉरेनहाइट का जो फॉर्मूला अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ सी की वैल्यू यहाँ पर देनी है। तो सी यहाँ पे हम लिख लेते हैं 48 प्लस 32। सो जब इस नंबर को आप कैलकुलेट करोगे, लेट्स सपोज ये फर्स्ट 3 डिजिट्स अगर आप कैलकुलेट करते हो 9/5 मल्टीप्लाई बाय 48, देन योर आंसर इज 86.4 और इसमें आपको 32 जो है वो ऐड कर लेना। ठीक है। तो जब हम 32 ऐड कर लेंगे तो अब हमारे पास ये जो टोटल आंसर होगा ये क्या होगा 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूला भी आपने ज़हन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago the father's age was 2 times the age of son. सो सोल्यूशन पैटर्न हम देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझिएगा, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एजेस ऑफ फादर एंड सन, या फिर हमारे लिए एक और आसान सा वेरिएबल मैं आपके लिए लगा देता हूँ, लेट एज ऑफ फादर। आप कोई भी एक्स वाई ए बी सी लेट करने के बजाय ना आप क्या करो, ये एफ ही लेट कर लो, इससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, लेट एज ऑफ फादर इज एफ, यानी कि फादर का एफ ले लें, एंड एज ऑफ सन इज एस। ओके, तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इनका एजिस का जो सम है वो है 72 ईयर्स। सो हम क्या करते हैं, एफ प्लस एस, इसको कर लेते हैं 72 ईयर्स। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है जो कि इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहने वाला है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। अब जरा स्टेटमेंट पे गौर करें, 6 years ago यानी 6 साल पीछे जाते हैं। सेकंड कंडीशन पे वो है 6 years ago यानी कि 6 साल पहले। 6 years ago का मतलब ये हुआ कि फादर की एज में से भी 6 years माइनस हो जाएंगे और सन की एज में से भी क्या हो जाएंगे, 6 years माइनस हो जाएंगे। ओके, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि जो 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो 2 टाइम्स थी द एज ऑफ सन, यानी सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब 6 साल पहले वो इक्वल हो जाएगा किसके, अपने फादर की एज के। यानी अगर 6 साल पीछे जाएं, फादर की और सन की एज से 6-6 साल माइनस कर लें, तो सन की एज को 2 टाइम्स करना होगा, डबल करना होगा, क्योंकि फादर की एज तो ज्यादा होगी ना, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। सो 2 यहां नहीं लगाना आपको, ये 2 मल्टीप्लीकेशन होगी सन की एज के साथ, तब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अब जरा इस इक्वेशन को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास 2s माइनस 12, और थोड़ा सा मजीद इसको अगर हम एडिट करें तो नंबर क्या हो जाता है भाई, f माइनस 2s, और माइनस का 12 वैसे ही छोड़ देते हैं और माइनस का 6 यहां से उठाओ, प्लस कर दो। तो अब मेरे पास इक्वेशन बन रही है, इंप्लाइज दैट f माइनस 2s इक्वल्स टू व्हाट, -6। ये इक्वेशन हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ओके, अच्छा, क्वेश्चन ये वाला जो है इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं ताकि हमारा ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, दोनों इक्वेशंस आ गई। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं बाय द वे ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन।
तो यहाँ से अब क्या हो सकता है, एक तो सिनेरियो ये हो सकता है कि हम इन दोनों को प्लस या माइनस कर लें और इजीली आंसर ले लें। दूसरा एलिमिनेशन मेथड, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसमें हम f का वैल्यू लेंगे और s में पुट कर देंगे। तो एलिमिनेशन मेथड मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन में आपको सिखाया था, तो यहाँ पे मैं एक अल्टरनेट मेथड भी बता देता हूँ ताकि हम थोड़ा सा उस मेथड से भी फेमिलियर हो सकें। अब देखें, ये इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन 2। यहाँ से लेट सपोज मैं अगर f की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ ना स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये 2s मूव कर जाएगा यहाँ पर, तो ये नंबर क्या बन गया मेरे पास, f इज इक्वल्स टू -6 प्लस 2s। इस इक्वेशन की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं कहां पर, इस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जो कि थी f प्लस एस इज इक्वल्स टू 72। सो यहां पे हम लिख लेते हैं -6 प्लस 2s, इसकी प्लेस पे लिख लिया मैंने। उसके बाद ये वाला s इज इक्वल्स टू 72। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2s प्लस s इज इक्वल्स टू 3s एंड 72 है, तो माइनस का 6 इधर ले जाओगे आप, प्लस का हो जाएगा। और ये इम्प्लाइज दैट है कि अब s इज इक्वल्स टू आने वाला है 78/3, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 26। सो अब देखो, सन इज इक्वल्स टू 26 आ रहा है, यानी कि जो एज ऑफ सन थी ना, वो हमने क्या ली हुई थी, s, तो s की वैल्यू तो आ गई है। लेकिन एक्चुअल में वो जो पूछना चाह रहा था, व्हाट वाज द सन्स एज 6 years अगो, यानी उसको ओनली s नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए बेटा, s-6 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 6 years अगो, यानी अगर अभी उसकी एज 26 है, 6 years अगो एज ऑफ सन अगर अभी 26 है, तो 6 साल पहले कितनी होगी भाई, 20 years होगी। ओके, सो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये वाला मिस्टेक नहीं करना, 26 पे जस्ट आके आप उसको नहीं छोड़ोगे, ठीक है। Question number 7 is Mirha sells a toy for rupees 1520. What will be the selling price be to get a 15% profit? क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से। मिरहा के पास एक टॉय है जिसे उसने सेल कर दिया, इट मीन्स उसका सेल प्राइस है आपके पास 1520 का, ओके। और what will be the selling price to be get a 15% अमाउंट। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेटमेंट में प्रॉब्लम नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर अगर मुझे सेलिंग प्राइस लेना है ना, तो इट मीन्स फिर ये सेल्स नहीं होगा, ये बॉट होगा, ठीक है। पुराने एडिशन की जो बुक्स थी जो बिल्कुल न्यू न्यू आई, उनमें मे भी शायद ये वाला मिस्टेक जो है वो आपको देखने को मिल जाए। तो अगर ये खरीदा है उसने, परचेज किया है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, सिंपल इज दैट। दिस वन इज अ कॉस्ट प्राइस 1520 rupees. What will be the selling price to be get a profit 15%? सो मिरहा ने जो है वो एक टॉय यहाँ पर परचेज किया। अच्छा, इस क्वेश्चन को मुझे लग रहा है कि हमें दोबारा से इसका सारा स्टेटमेंट देखना चाहिए, बिकॉज देयर मे बी अ लिटिल मिस्टेक हेयर, बिकॉज अगर हम बुक को देखते हैं तो वहां पे क्वेश्चन है, मेरा बॉट अ टॉय फॉर रुपीज 1500 एंड देन सेल्स इट फॉर 1520। यानी क्वेश्चन जो है सेवेंथ, उसकी स्टेटमेंट जो है वो है, मिरहा बॉट अ टॉय, ठीक है, यानी कि एक टॉय उसने खरीदा है, बिल्कुल ठीक, बट उसकी जो अमाउंट है वो है 1500 की। तो अब उसको उसने सेल भी कर दिया है, एंड सोल्ड फॉर RS 1520। तो यहाँ पे हमसे जो चीज पूछी जा रही है वो है उसका परसेंटेज प्रॉफिट, व्हाट वाज हर परसेंटेज प्रॉफिट, कि उसका जो प्रॉफिट हुआ उसकी परसेंटेज क्या थी, व्हाट वाज हर परसेंटेज प्रॉफिट। सो दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन, ओके।
सो हमारे पास कॉस्ट प्राइस वो अवेलेबल है विच इज 1500 रुपीज, सेल प्राइस वो भी अवेलेबल है, वो है 1520 की। सो कॉमन सा एक सिनेरियो है कि सिंपली अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, सो मेरी सेल प्राइस जो है वो ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास आंसर आता है ₹20। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल ये नहीं पूछना चाह रहा, हमें उसकी परसेंटेज भी चाहिए ना। तो अगर उसकी परसेंटेज टैली करनी है तो फॉर्मूला एक लिखवा देता हूँ आपको, यहाँ पे याद रखिएगा। परसेंटेज प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, ऑलवेज सिंपल प्रॉफिट को डिवाइड करोगे किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस इज 1500 और मल्टीप्लाई कर दोगे फॉर द सेक ऑफ परसेंटेज विद 100%। ठीक है, सो मेरे पास इसका जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा अराउंड 1.33%। इस परसेंटेज को सॉल्व नहीं करना, जस्ट 20 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 1.33% जो आई है हमारे पास वो एक्चुअल में प्रॉफिट है मिरहा का उसके इस ट्रांजैक्शन के ऊपर। And the second last question of the exercise is question number 8. The annual income of the Tayyab is 960,000 while the exempted amount is 1,30,000. Then how much tax would he have to pay at the rate of 0.75? So solution पे चलते हैं बेटा। हमारे पास सबसे पहले तो उसका एनुअल इनकम है, नॉट टैक्सेबल इनकम। सो कीप दिस इन माइंड, द टैक्सेबल इनकम एंड एनुअल इनकम ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, सो ये बात आपने ध्यान में रख। ओके, एनुअल इनकम है मेरे पास इस वक्त 9,60,000 की। सो 9,60,000 का एक फिगर है, और उसके बाद यहाँ पे देखें उसकी अमाउंट एग्जेम्पशन में भी है, यानी कि हमें क्या करना है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट को सबसे पहले देखना है कि कितना अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट हुआ हुआ है। ठीक है, एग्जेम्प्टेड रुपीज, एग्जेम्प्टेड अमाउंट वाज ₹1,30,000। तो मुझे अब सबसे पहले बेटा टैक्स निकालने से भी पहले ना हमें टैक्सेबल इनकम चाहिए कि किस इनकम पे टैक्स लगेगा एक्चुअल में। सो टैक्सेबल इनकम जो होगी वो आपकी होगी 9,60,000 में से आप जो एग्जेम्प्ट की गई है अमाउंट उसको माइनस कर लोगे। ठीक है, जब आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपके पास यहां पर एक टैक्सेबल इनकम आएगा 8,30,000 का। ठीक है, इस पे आपको ये वाला टैक्स कैलकुलेट करना है विच इज 0.75%। सो टैक्स की कैलकुलेशन हम देख लेते हैं, 8,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 और परसेंटेज के लिए आप 100 यहां पर यूज कर सकते हो। तो आपके पास आफ्टर कैलकुलेशन जो फिगर आएगा वो होगा ₹6,225। ठीक है, ये टैक्स अमाउंट होगी आपके पास। ओके, होप सो के क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर। सो अगर ये एक साल के लिए है तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला वैसे तो डिफरेंट है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विच इज 1+i/100, और यहाँ पे ये है रेज टू द पावर ऑफ n-1। ये रहता है मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बट यहाँ पे हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ना सिर्फ एक साल है। ठीक है, तो एक साल के लिए हम जस्ट सिंपली इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आंसर ले सकते हैं। सो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट है मेरे पास RS 3,75,000। नंबर ऑफ पीरियड्स है मेरे पास बेटा, या टाइम पीरियड है वो है 1 ईयर का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है हमारा 14% पर एनम का, या अगर इसकी परसेंटेज टैली करोगे तो ये हो जाएगा 0.14। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, फॉर्मूला यूज हो सकता है, बट एक साल के लिए है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में ना पड़े।
जस्ट तीनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर दें 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 1, so you can get your compound interest for 1 year which will be equals to 52,500 rupees. Okay, so that's all from exercise 1.3. 9 टोटल वर्ड प्रॉब्लम्स थी इसमें, जिनको हमने वन बाय वन सॉल्व किया। होप्स कि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।